जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपके जो है 22 से 24 के बच्चों के लिए पेपर आपके S4 जो कि कल आप लोगों का एग्जाम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो आपका पेपर S1 और S2 का एग्जाम हुआ बहुत अच्छा गया। आप सभी लोगों का एग्जाम कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन भी आपको मैच किए हैं। साथ ही साथ कल के एग्जाम के लिए पेपर आपका S4 और S5 के गेसिंग प्रश्न को बताएंगे और फिर आपके महा मैराथन क्लास भी देंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। और अभी हम जो है पेपर आपके S4 स्वयं की समझ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका बिहार डीएलएड आपका सेकेंड ईयर सेशन आपका 22 से 24 गेसिंग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। स्वयं की समझ पेपर आपका S4 और इसमें टोटल आपका यूनिट है। इसमें टोटल आपका यूनिट 3 है और यहाँ से प्रश्न आपका इस पेपर का पूछा जाएगा 35 नंबर का, जहां पर आपके जो है 5 प्रश्न जो होंगे शॉर्ट होंगे और आपका एक प्रश्न जो होंगे आपका लॉन्ग होंगे। समझ गए ना, 5 प्रश्न शॉर्ट और एक प्रश्न आपका लॉन्ग होगा। टोटल इसमें आपका 3 यूनिट है और हम तीनों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम बताएंगे और समझाएंगे जो कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको बता दूं मेरी तबीयत जो है पिछले कई दिनों से मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज से पहचान रहे होंगे। तो मैं भी फिर आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका दायित्व आप सभी लोगों का बनता है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके जी हाँ, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर यूनिट 1 में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि व्यक्तित्वों को समझने की जिज्ञासा क्यों आवश्यक है। सेल्फ बनाम ईगो तथा शिक्षक अस्मिता के विभिन्न एक शिक्षक को अपने इनमें से कौन हूं पहलुओं के आधार पर वर्णन करें। देखिए ये प्रश्न में आपका 2-3 प्रश्न है, बट एग्जाम में आपका इसमें तोड़कर भी पूछ सकता है, नहीं तो इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले तो यह समझिएगा कि व्यक्तित्वों को समझने की जिज्ञासा क्यों आवश्यक है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, यानी कि आपके गुण दोष और आपके व्यवहार। कोई भी व्यक्ति के अंदर जो है 2 टर्म होते हैं, एक आपका जो होता है गुण होता है, दूसरा आपका अवगुण होता है। तो सबसे पहले आपको अपना व्यक्तित्व को समझना है, आप जो है कितने अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं, क्योंकि आपका जो व्यवहार, आपका जो आचरण, आपकी सभ्यता संस्कृति बोलचाल पहनावा, इसके बारे में आपको बताना है कि मतलब कि समझने की जिज्ञासा क्यों है। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझिएगा तब तक आप उसको जो है सही और गलत जो है नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो है व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में क्यों ना हो। साथ ही साथ सेल्फ बनाम जो है ईगो तथा शिक्षक अस्मिता। यहाँ देखिएगा 3 पॉइंट दिया गया है। सेल्फ बनाम ईगो, शिक्षक अस्मिता के विभिन्न एक शिक्षक को अपने इनमें से कौन हूं, मतलब कि एक शिक्षक को इनमें से जो है मैं कौन हूं पहलुओं के आधार पर वर्णन करना है। यानी कि समझिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट देखिएगा क्या है, व्यक्तित्व है। दूसरा आपका है सेल्फ, यानी कि खुद के लिए। ईगो कहने का मतलब होता है थोड़ा एटीट्यूड जो बोलते हैं, ईगो आ जाना यानी थोड़ा भ्रम आ जाना। साथ ही साथ शिक्षक अस्मिता, यानी कि शिक्षक को अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तो इसी में से आपको बताना है कि एक शिक्षक को अपने इनमें से मैं कौन हूं पहलुओं के आधार पर वर्णन करे। यानी एक शिक्षक को यह बताना है कि वह जो है सेल्फ बनाम ईगो है, कि वह जो है शिक्षक अस्मिता है, या वह जो है व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो आपको ये सारी चीजों को तोड़ तोड़ कर बताना है और अंत में बताना है कि एक शिक्षक को अपने इनमें से मैं कौन हूं पहलुओं के आधार पर वर्णन करना है। तो एक शिक्षक जो है वह क्या है, मैं कौन हूं, इसका जवाब आप लोग जानते हैं कि इसका जवाब जो है तरह तरह का हो सकता है। मैं जो है बारिश का बूंद हूं, मैं जो है नदिया से बहती हुई वो धारा हूं, मैं जो है सूरज की रोशनी हूं। अब इसका अर्थ आपको बताना है, अब इसका अर्थ जो है आपको समझाना और बताना है। ये आपका जो है पेपर S4 का यूनिट 1 का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखे, आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। यानी कि देखिएगा एक शिक्षक होते के नाते, समझ गए ना, एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखे। अपना सेल्फ पोर्ट्रेट कहने का मतलब है कि खुद के बारे में, दिनचर्या के बारे में। सेल्फ पोर्ट्रेट का मतलब होता है सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं इसको, यानी खुद के बारे में लिखने का प्रयास। खुद के बारे में लिखे।
अब ये खुद के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव भी आएगा और यहाँ पर निगेटिव भी आएगा, यानी कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या अवगुण है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। आत्म पहचान कहने का मतलब है अपने आप को पहचान ली, अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानने में जो है क्या करना है कि शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करना है। आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। तो सेल्फ पोर्ट्रेट समझ गए, जहां पर एक शिक्षक जो है अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करता है वो अपने बारे में लिखता है, क्या उसका गुण है, क्या उसका अवगुण है। साथ ही साथ आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को पहचानने में या शिक्षक को अपने आप के बारे में जानने में शिक्षक की वहां भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ गए? जी हाँ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने मजबूत एवं अपने कमजोर पक्षों का प्रोफाइल तैयार करें, उसके कारकों का विचार करें। यानी कि एज ए टीचर आप एक शिक्षक हो और आपका मजबूत पक्ष क्या है और आपका कमजोर पक्ष क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एक शिक्षक के रूप में अपने मजबूत और अपने कमजोर पक्ष का वर्णन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब तक अपने कमियों को नहीं जानेंगे, जब तक आप अच्छाइयों को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपना प्रगति, आप अपना जो है व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी लिए जो है एक टीचर को अपनी कमजोर पक्ष और अपने मजबूत पक्ष का वर्णन करना चाहिए, ताकि जहां पर कमी है उसे सुधार किया जा सके, ताकि वो आगे बढ़ने में प्रयास हो सके। साथ ही साथ इसका आंसर आप पेज में ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कमजोर पक्ष और यहाँ पर मजबूत पक्ष। समझ गए ना? उसके बाद यहाँ पर पॉइंट वाइज आप लिखते चलिएगा कि हमें जो है गणित में पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें बच्चों को यह विधि से पढ़ाने में अच्छा लगता है, हमारा कमजोर पक्ष यह है कि मैं जल्दी गुस्सा कर लेता हूं, मैं जो है बच्चों को पीट देता हूं। इस तरह जो भी आपको लगता है, ये प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर डिपेंड है। हर लोगों की इसका आंसर अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि मुझे गणित से डर लगता है, आपको नहीं लगता होगा, तो आपको मजबूत पक्ष ये होगा कि आप गणित पढ़ाने में माहिर होंगे। मेरी कमजोर पक्ष ये है कि गणित पढ़ाने में मुझे दिक्कत होती है। तो ये जो है आपको ऐसे लिखना है और कम से कम 10 पॉइंट लिखना है। समझ गए ना? तो ये आपका मजबूत और कमजोर पक्ष आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपको जो है कमजोर पक्ष क्या है, आपका मजबूत पक्ष क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। समझ गए ना? अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिभा, क्षमता, धारणाओं एवं विशेषताओं की विश्लेषण किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। वही बात है यहाँ पर टीचर के रूप में और यहाँ पर अपने व्यक्ति के रूप में। एक व्यक्ति के रूप में जो है अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को और अपनी धारणाओं को, साथ ही साथ अपने विशेषताओं को विश्लेषण कैसे करेंगे। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है कि हम एक व्यक्ति के रूप में, हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, कुछ ना कुछ क्षमताएं होती है और धारणाएं होती है और विशेषताएं होती है। तो मैं अपनी विशेषता बताने वाला हूं, मैं अपनी प्रतिभा बताने वाला हूं, मैं अपनी क्षमता बताने वाला हूं। अब प्रतिभा में लिखिए आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर क्षमता क्या है कि आप कौन कौन से कार्य को कर सकते हैं। साथ ही साथ धारणाओं के बारे में लिखिए कि आपका सोचने समझने का जो शक्ति है वो कैसा है। फिर अपनी विशेषता बताइए कि हमारी विशेषता यह है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न में आपको लाइन बाय लाइन, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते चलिए जाइएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर खुद के बारे में और यहाँ पर टीचर के बारे में। समझ गए? जी हाँ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 5वां नंबर, मैं कौन हूँ स्पष्ट करें। ये प्रश्न का आंसर आपको स्टार मार्क्स लगा लीजिए और इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बहुत सारा होगा। अब यहाँ पर मैं कौन हूं, तो मैं जो है आत्मा हूं। अब आत्मा हूं तो आत्मा डिफाइन कीजिए। भगवान का भेजा गया दूत हूं, बारिश की बूंद हूं, पृथ्वी का समतल का कुछ पठार हूं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर जो है बहुत कुछ होगा। आप क्या है, मैं कौन हूं स्पष्ट करिए। आपको खुद के बारे में अपना लिखना है कि मैं क्या हूं, लिख दीजिए। मैं व्यक्ति हूं, मैं मानव प्राणी हूं, तो अब उसके बारे में आप लिखिए कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया वो मानव प्राणी हूँ जो पृथ्वी पर आकर रह रहा हूँ, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे इस धरती के कल्याण के लिए, विकास के लिए भेजा है और मैं अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहा हूँ। अगर आप बारिश की बूंद है तो लिख सकते हैं कि मैं बारिश का बूंद हूँ जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया धरती पर एक दूत हूँ जो कि किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है कुछ न कुछ होता है। समझ गए? जी हाँ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आत्म अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं और अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। आत्म अभिप्रेरणा कहने का मतलब होता है सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। आत्म अभिप्रेरणा कहने का मतलब होता है आपको जिस काम को करने में रुचि लगे, आपको जो काम करने में मन लगे, उसी को हम लोग जो है बोलते हैं। अंदर से आए हुए आपको शक्ति को आत्म अभिप्रेरणा कहते हैं। साथ ही साथ अभिप्रेरणा जो होते हैं मुख्य तौर पर आपके दो होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है अपने सुखी और अपने खुशी और अपने जो है
मन के शांति के लिए करते हैं। और वहीं पर जो है बाहरी अभिप्रेरणा जो होता है हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, या हम जो है पुरस्कार के लिए, या हम जो है अपने प्रशंसा के लिए प्राप्त करते हैं, जो कि दोनों अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति या बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बट देखा जाए तो आत्म अभिप्रेरणा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। खुद का अभिप्रेरणा, अंदर से वो शक्ति जो आपको करने के लिए प्रेरित करे, समझ गए ना, किसी लालच, लोभ या पुरस्कार या नाम कमाने के लिए नहीं, समझ गए। जी हाँ, चलिए तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। अभिप्रेरणा वो शक्ति है जो कि व्यक्तियों को काम करने के लिए प्रेरित करती है, समझ गए। जी हाँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जो है यूनिट 2 की बात करेंगे। यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला है कि शिक्षकों की अस्मिता पर एक लेख लिखिए। अब ये देखिएगा, अस्मिता कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका पहचान, पहचान, यानी कि शिक्षक की पहचान पर एक लेख लिखिए। अब शिक्षक क्या है, तो शिक्षक गुरु है। शिक्षक की अस्मिता को लिखिए, उसके पहचान के ऊपर लिखिए। शिक्षक जो है बच्चों के भावी जीवन के निर्माण करते हैं, उसकी भूमिका लिखिए। शिक्षक समाज में निर्माण करते हैं, उसकी भूमिका लिखिए। शिक्षक हमारे देश को सशक्त बनाते हैं, उसकी भूमिका लिखिए। ये सारी पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है शिक्षक की अस्मिता पर एक लेख लिखना है, शिक्षक के पहचान के ऊपर एक लेख लिखना है। एक शिक्षक जो है उनकी पहचान क्या होती है, उनके बारे में आपको लिख देना है। अगला है शिक्षक अस्मिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा करें। अब शिक्षक की पहचान को प्रभावित करने वाले कारक जो है बहुत सारे हैं। इसमें आपके भौतिक संसाधन भी है और मानवीय संसाधन भी है। भौतिक संसाधन जैसे कि मान लीजिए कि विद्यालय में एक शिक्षक जाते हैं पढ़ाने और वहां पर पढ़ाने के जो संसाधन है वो उपस्थित नहीं हो, तो वो भौतिक संसाधन भी जो है बच्चों की पहचान, मतलब शिक्षक की पहचान को प्रभावित करते हैं। और व्यक्तित्व या जो आपके मानवीय जो आपका संसाधन है वो भी आपके पहचान करते हैं। जैसे शिक्षक का ज्ञान हो गया, शिक्षक का व्यवहार हो गया, शिक्षक का जो है बोलचाल हो गया, शिक्षक का स्वभाव हो गया, शिक्षक का सामाजिक गुण हो गया। ये सभी जो है शिक्षक की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक है, जो आपके समाज भी हो गया, पर्यावरण भी हो गया, परिवेश भी हो गया, बच्चे भी हो गए, विद्यालय के भवन स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें जो है शिक्षक की अस्मिता को प्रभावित करते हैं, यानी कि उनकी पहचान को प्रभावित करते हैं। शिक्षक के कार्य होते हैं, शिक्षक के व्यवहार होते हैं, शिक्षक के गुण होते हैं, शिक्षक के सामाजिक बुद्धि ज्ञान होते हैं। ये सभी जो है अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक है, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में लिखिए। एक आदर्श शिक्षक कहने का मतलब है वह शिक्षक जो परिपूर्ण हो, सभी चीजों से परिपूर्ण हो, बोल चाल, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, साथ ही साथ उस विषय में शिक्षा, उस विषय की जो है ज्ञान, और एक जो है शिक्षक के वो सब सार्थक गुण जो एक बेहतर शिक्षक को आदर्श बनाता है। तो उसके बारे में लिखिए कि शिक्षक में कौन कौन, आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो वह जो है जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, और जो है वो पाठ को इजी में बताते हैं, बार बार पूछने पर गुस्सा नहीं करते और पढ़ाते हैं। ये सारी बातें लिख सकते हैं। उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका हाव भाव, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ये सारी पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका है कि अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि एक टीचर के रूप में अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम तरह तरह के एक्टिविटी, तरह तरह के रोल प्ले, तरह तरह के कला और बच्चों के अनुरूप जो है बच्चों को हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम बच्चों के परिवेश, बच्चों के वातावरण और बच्चों के बाल केंद्रित मन के अनुसार हम पढ़ाएंगे, ताकि बालक को पढ़ने में मन लगे और हमारा जो कक्षा कक्ष हो वह प्रगतिशील, प्रभावशील हो सके, ताकि बच्चे जो है आसानी पूर्वक, ईजी पूर्वक जो है यहाँ से सीख सके। तो हम जो है तरह तरह के चीजें करवाएंगे, समझ गए ना। ज्यादातर हम जो है बच्चों के एक्टिविटी, रोल प्ले, चार्ट पेपर, डायग्राम इत्यादि चीजों से पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि बच्चे आसानी पूर्वक इसी तरीके से सीख सके और समझ सके। क्लियर है? जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 5वां प्रश्न, विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, स्पष्ट करें। देखिए विद्यालय संस्कृति को, यानी विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की भूमिका होती है, स्पष्ट करें। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो विद्यालय का मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, जो संस्कृति होता है, जो उनका वातावरण होता है, विद्यालय का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक टीचर जो है अगर वहां पर बिहेव जो है अच्छे तरीके से करेगा, ये जो है सारी चीजों को, सारे संसाधन चीजों को जो है उपस्थित करवाएगा, मुहैया करवाएगा, तो वह जो विद्यालय है वो प्रगति के रास्ते पर जाएगा और सारे स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो विद्यालय का जो वातावरण होगा वो बेहतर होगा। लेकिन अगर वहां पर निगेटिव थॉट आते हैं, निगेटिव चीजें आती है, या गलत प्रभाव लाया जाता है, या बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, भेदभाव किया जाता है, या एक दूसरे के हित भावना पैदा किया जाता है, तो वहां पर जो है जो आपका विद्यालय का जो पर्यावरण है, यानी विद्यालय का जो संस्कृति है, जो नियम कानून व्यवस्था है, वो गड़बड़ा जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पे प्रश्न है, कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका का प्रकाश डालिए। अब कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक वातावरण कहने का मतलब है कि बाहरी ज्ञान को अंदरी ज्ञान में लाना और बहुत सारे की एक्टिविटी कराना, और बाहरी सामाजिक और नैतिकता और जो आपका वातावरणीय ज्ञान है
उसको कक्षा में परिवेश में एक रियल अनुभव, ठोस अनुभव कराकर बच्चों को पढ़ाने का काम करना, वही होता है आपका भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण कहने का मतलब है जो रियल ठोस अनुभव करा सके। अब मुझे समाज के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों को माता पिता बना देंगे, कुछ बच्चों को बेटा बना देंगे, कुछ बच्चों का अलग परिवार बना देंगे, क्लासरूम में एक एक्टिविटी कराएंगे जो भौतिक होगा, जो रियल होगा, जहां पर हम बच्चों को समाज के महत्व, आवश्यकता और उसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। तो इस तरह के जो है आप कर उसका आंसर लिख सकते हैं। गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समझ गए? जी हाँ। आइए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे पॉइंट 3 की, यानी यूनिट 3 की। इसमें हमने जो है 2 ही प्रश्न लिया है। पहला है अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने तथा उनके भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को समझाइए। यानी अपने जीवन को लक्ष्य, जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो एम है, उसको आप जो है कैसे विकसित करेंगे और जो है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में अपने भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको बताना है, और भौतिक रूप से, भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। यानी अगर मुझे जीवन में ये चीज करना है, मुझे जीवन में जो है आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो हम उसके लिए जो है हमारा भौतिक संसाधन क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या संसाधन होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा भावनात्मक, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो कैसा होनी चाहिए, और हमारा आध्यात्मिक, हमारा सोच विधि कैसा होना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब हम हमेशा सोचेंगे कि हम फेल ही कर जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, हम हमेशा सोचेंगे हमसे हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, हम कोशिश करेंगे। तो हम जो ये सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटी, तरह तरह के कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर अग्रसर होते हैं, हम वो सारी चीज करते हैं जो हमारे लक्ष्य को नजदीक ले जा सके। समझ गए ना? अगला प्रश्न है, शिक्षक अपने कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे लिखेंगे, उसको स्वयं को आप विकसित कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये देखिएगा 1 मिनट। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको दिखेगा, ये क्योंकि क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न रिफ्लेक्टिव डायरी पूछेगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 नंबर वाले में पूछेगा, देख लीजिएगा। देखिए, शिक्षक अपने जो है कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे लिखेंगे और इसमें स्वयं को समझने के लिए प्रयोग कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा जो है स्पष्ट करें। देखिएगा, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी जो होता है ना, ये दिनचर्या होता है, यानी कि दिनचर्या, यानी एक टीचर जो है पूरे दिन में क्या किया उसके बारे में वो रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखते हैं। समझ गए ना? जहां पर अपनी कमी को, जहां पर अपनी कमजोरी को, जहां पर अपने अच्छाई को, बच्चों की परेशानियों को लिखते हैं ताकि वो अगली बार जो है इसके ऊपर काम कर सके और दूर कर सके। और इसके साथ साथ क्या होता है कि वह जो है स्वयं को समझने के लिए प्रयोग कैसे करेंगे। तो स्वयं को समझने का प्रयोग इसलिए करेंगे जब वो काम को लिखेंगे, पूरे दिन में उन्होंने क्या किया उसके बारे में जब वो लिखेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ बुराइयां, कमियां देखने को मिलेगी, और उस कमियों को जब वो दूर करेंगे तो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शिक्षक बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव डायरी जो है उनके स्वयं की जो समझने की शक्ति है उसको मजबूत बनाएगा और कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। उदाहरण द्वारा आपको लिखना है, लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने पढ़ाया और यहाँ पर गलती पढ़ा दिया, और हमने घर जाकर लिखा कि आज हमने बच्चों को जोड़ घटा पढ़ाया और पता चला कि कहीं पर हमने गलती पढ़ा दिया, तो हमारा पता चला कि हमने यहाँ पर गलती किया, तो हम कल जाकर जो उस चीज को बताएंगे बेहतर तरीके से, या आइंदा नहीं गलती करेंगे। ये चीजें होती है। समझ गए ना? जी। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या 1 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा कक्ष की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब एक कक्षा कक्ष में एक आपको जो है क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एक आपको जो है क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलता है। तो बेंच डेस्क की कमी, लाइट की कमी, बच्चों के शोरगुल, लाइट, पंखा, ये सब चीज लिख सकते हैं। क्लास का एक्टिविटी जो है मतलब रोचक ना होना, प्रभावशीलता ना होना, तरह तरह के मतलब खंडर होना, ये सभी चीजें, बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती क्लासरूम में आपको। फर्श का टूटा हुआ, दीवालों पर तरह तरह के पेंटिंग नहीं हो रहा था कि बच्चों को मनोरंजन हो सके, पढ़ सके, बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेगा, आप उसको लिख सकते हैं। और लास्ट में आपसे पूछता है लॉन्ग में कि निम्नलिखित में से टिप्पणी करें। टिप्पणी में आपको जो है पाठ योजना, यानी कि लर्निंग प्लान क्या होता है, शिक्षक डायरी क्या होता है जहां पर शिक्षक अपने बारे में लिखते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी, विकसित विकास क्या होता है, अपने कमियों को जानना, उसको दूर करना, अस्मिता यानी कि अपनी पहचान, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछेगा। इसी के साथ आपका पेपर S4 का जो गेसिंग प्रश्न था वो खत्म होता है, और सारे प्रश्नों को हमने बेहतर तरीके से बता दिया है, और बहुत जल्द आपको इसका गेसिंग प्रश्न मिल गए। साथ ही साथ इसके बाद जो है आपका महामैराथन क्लास होंगे जहां पर हम पूरे आपके थ्योरी को बताने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।